तो चलिए आज की इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर की तरफ नजर डालते हैं। हिंद महासागर के बीचों बीच बसा एक ऐसा रहस्यमयी और अछूता आइलैंड जिसके बारे में दुनिया बहुत ही कम जानती है। ग्रेट निकोबार, एक ऐसी जगह जहां आज भी इतने घने जंगल हैं कि उन्हें पार करना लगभग नामुमकिन है, जहां ऐसे ऐसे दुर्लभ जीव और जानवर पाए जाते हैं जो पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिलते। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ आज भी कुछ ऐसी प्राचीन जनजातियाँ रहती हैं जिनका हमारी इस मॉडर्न दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। वो सदियों से बस अपनी धुन में प्रकृति के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर रह रही हैं। लेकिन अब इस शांत और दुनिया से कटे हुए आइलैंड पर कुछ ऐसा होने जा रहा है जो इसकी पूरी तस्वीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। और यहीं से खड़ा होता है एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं कि काफी पेचीदा सवाल। क्या भारत को एक ग्लोबल मैरीटाइम सुपर पावर बनने के लिए एक पूरे के पूरे प्राकृतिक संसार की आहुति दे देनी चाहिए? दरअसल इस इकोलॉजिकली नाजुक आइलैंड पर अब भारत का सबसे बड़ा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने की तैयारी हो रही है। यह एक ऐसा महत्वाकांक्षी कदम है जो या तो देश की इकोनॉमी और हमारी स्ट्रेटेजिक पावर को एकदम आसमान पर पहुंचा देगा, या फिर एक ऐसी प्राचीन प्राकृतिक दुनिया को मिटा देगा जिसे वापस लाना शायद कभी मुमकिन ना हो। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरी सिचुएशन को जरा बारीकी से समझते हैं। भाग 1, ग्रेट निकोबार, एक रहस्यमय द्वीप। सबसे पहले जरा इस जगह की ज्योग्राफी और इसके महत्व को समझते हैं। देखिए, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी आइलैंड है। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी दूरी। ये भारत की मेनलैंड से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। जरा सोचिए, 1500 किलोमीटर। और यही वजह है कि ये जगह आज तक इतनी अछूती और अलग थलग रही है। यहीं पर हमारा इंदिरा पॉइंट भी मौजूद है जो भारत का बिल्कुल आखिरी छोर है। लेकिन ये सिर्फ नक्शे पर मौजूद कोई एक डॉट नहीं है। ये जगह घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, मैंग्रोव्स और बेहद ही खूबसूरत कोरल रीफ्स का घर है। इसका पर्यावरण दुनिया के सबसे रिच और डाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक माना जाता है। अगर इसके इतिहास के पन्ने पलटें तो कुछ बहुत ही अहम बातें सामने आती हैं, जैसे कि 1956 में भारत सरकार ने यहाँ रहने वाली 2 खास जनजातियों निकोबारी और शोम्पेन को बचाने के लिए कुछ स्पेशल कानून बनाए थे। इनमें से शोम्पेन जनजाति तो आज भी बाहरी दुनिया से एकदम कटी हुई है। लेकिन फिर आता है साल 2004। हिंद महासागर में आई उस खौफनाक सुनामी ने इस पूरे आइलैंड का नक्शा ही बदल दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंदिरा पॉइंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया और आइलैंड का कुछ हिस्सा तो 10 से 15 फीट तक नीचे धंस गया था। ये घटना हमें साफ तौर पे याद दिलाती है कि ये पूरा इलाका भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। भाग 2, 75,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट। अब आते हैं उस बड़े प्लान पर जिसे सरकार और नीति आयोग ने तैयार किया है। 75,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट है। सिर्फ इस बजट को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट का स्केल आखिर कितना बड़ा होने वाला है। ये सिर्फ कोई सड़क या बिल्डिंग बनाने का काम नहीं है, बल्कि इस पूरे आइलैंड को एक बड़े इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हब में बदलने का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। तो आखिर इस 75,000 करोड़ रुपए में बनने क्या वाला है? इसमें एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक बिल्कुल ही नया और मॉडर्न शहर, एक पावर प्लांट और इन सब को जोड़ने वाली एकदम हाई क्लास सड़कें शामिल हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो एक घने और शांत जंगल को एक हलचल भरे महानगर और ग्लोबल ट्रेड सेंटर में बदलने की पूरी तैयारी है। ये लिटरली इस जगह का पूरा काया पलट करने वाला है। भाग 3, भारत की समुद्री रणनीति। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने दूर दराज के इलाके में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के पीछे असल स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, आज की तारीख में भारत अपने इंटरनेशनल समुद्री व्यापार के लिए काफी हद तक सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ग्रेट निकोबार दुनिया के सबसे बिजी ट्रेड रूट के बिल्कुल पास है। अगर यहाँ एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाता है तो भारत का इन ट्रेड रूट्स पर सीधा कंट्रोल हो जाएगा और दूसरे देशों के पोर्ट्स पर हमारी निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी। और हाँ, सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, मिलिट्री के नजरिए से भी ये बहुत क्रूशियल है।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हिंद महासागर में जिस तरह से चीन की हलचल बढ़ रही है, उसे देखते हुए ये प्रोजेक्ट भारत की नेवल और स्ट्रैटेजिक ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। कुल मिलाकर कहें तो ये अपनी इकोनॉमिक आज़ादी और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा और मास्टर स्ट्रोक दांव है। भाग 4, पर्यावरण और जनजातियों के लिए संकट। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़े बदलाव की कोई ना कोई कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, और यहीं से इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, जहां कई आलोचकों और एक्सपर्ट्स ने कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पर्यावरणविदों की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी आई है कि इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य इस नाजुक इकोसिस्टम को परमानेंट डैमेज कर सकता है। उनका सीधा सा तर्क है कि साइलेंट का इकोसिस्टम इतना नाजुक है कि वो इतने भारी भरकम डेवलपमेंट का बोझ शायद सही नहीं पाएगा, और अगर कोई नुकसान हुआ तो वो ऐसा होगा जिसे शायद हम भविष्य में कभी रिवर्स न कर सकें। अगर इस संभावित नुकसान को थोड़ा डिटेल में देखें तो आलोचकों का कहना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ों को काटा जा सकता है। याद रहे, ये पूरा इलाका यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और यहाँ लेडरबैक टर्टल जैसे कई ऐसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं जिनके वजूद पर अब सीधा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बात सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों की नहीं है, सबसे बड़ी चिंता तो उन जनजातियों की है जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर होने वाले शहरीकरण और बाहरी दखल की वजह से बाहरी दुनिया से कटी हुई शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ पूर्व अधिकारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि इतने बड़े फैसले लेने से पहले लोकल कम्युनिटीज से ठीक से सलाह मशवरा नहीं किया गया है। खैर, इस पूरे विवाद और बहसों के बीच करंट सिचुएशन क्या है? तो देखिए, इतने विरोध के बावजूद इस प्रोजेक्ट को लीगल और एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है। साल 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इस मेगा प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये परमिशन कुछ बहुत ही सख्त एनवायरमेंटल शर्तों के साथ दी गई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का भी स्टैंड एकदम क्लियर है। उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए सभी जरूरी क्लियरेंस ले लिए गए हैं और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए सारे सेफ्टी मेजर्स बहुत ही सख्ती से फॉलो किए जा रहे हैं। भाग 5, विकास या विनाश। अब हम इस पूरी चर्चा के बिल्कुल उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां हमें दोनों तरफ के तर्कों को एक साथ रखकर देखना होगा। एक तरफ तो एक बहुत ही ब्राइट इकोनॉमिक फ्यूचर खड़ा है। इस प्रोजेक्ट से हजारों नई नौकरियां आएंगी, भारत एक बड़ा ग्लोबल मैरीटाइम हब बनेगा और समंदर में हमारी नेवल पावर काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये वाकई एक ऐसा मौका है जो दुनिया में भारत की पोजीशन को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तराजू के उस पलड़े पर हमारी वो प्राचीन प्राकृतिक विरासत है जिसका नुकसान शायद कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। हजारों साल पुरानी जनजातियों के लिए खतरा और एक ऐसा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हमेशा हमेशा के लिए इस जगह की पहचान मिटा सकता है। तो देखा जाए तो ये विकास की तेज रफ्तार और प्रकृति के संरक्षण के बीच की एक बहुत ही सीधी और तीखी टक्कर है। और इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण अपने अंत पर आता है, लेकिन ये जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या इतिहास इस बात को याद रखेगा कि हमने एक शानदार और आधुनिक विकास का रास्ता चुना, या फिर इस बात को कि हमने उस विकास के लिए प्रकृति के साथ अपना सदियों पुराना बैलेंस ही खो दिया? ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कोई मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं है। ये दरअसल इस बात का एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि फ्यूचर की तरफ इतनी तेजी से भागते हुए हम अपने अतीत, अपनी धरोहर और अपने पर्यावरण को कितना बचा पाते हैं। इस बेहद पेचीदा लेकिन जरूरी विषय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।